अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने किस तरह बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर कैसे उसने प्रपोज किया अबाउट एटम। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट of Rutherford. In order to describe structure of atom, Lord Rutherford in 1911 performed an experiment. उसने क्या किया बेटा जी, एक गोल्ड फॉइल लिया। ये क्या है, एक गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल बेटा जी क्या होता है, सोने का वर्क। ठीक हो गया। ये क्या है, एक गोल्ड फॉइल है और इस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द उसने बेटा जी क्या रख दी, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट किसकी रखी बेटा, जिंक सल्फाइड की। ठीक हो गया। ये क्या है बेटा जी, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट का बेटे फंक्शन ये होता है कि इसके ऊपर कोई भी इनविजिबल पार्टिकल या रे फॉल करे तो ये उसके ऊपर फ्लैश प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। जिंक सल्फाइड या फोटोग्राफिक प्लेट का फंक्शन बेटे क्या होता है कि इसके ऊपर कोई भी इनविजिबल पार्टिकल जब स्ट्राइक करेगा, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक होगा वो पॉइंट बेटा जी क्या करेगा, फ्लैश करेगा। बात की समझ लगी ना बेटे। अब ये क्या है बेटा जी, ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, सोने का एक वर्क है। और इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो बेटा जी कितनी है, इसकी थिकनेस है 0.00004 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट के बाद 4 जीरो, यानी कि बहुत ही जो है वो थिन सा जो है ये गोल्ड फॉइल है। सही हो गया। अब इस गोल्ड फॉइल के बिल्कुल सामने यहां पे उसने क्या किया बेटा जी, यहां पे उसने रखा लेड का चैम्बर। ये एक लेड का बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, छोटा सा सुराख है और यहां से बेटा जी क्या जनरेट होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। क्या जनरेट होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। ये क्या है बेटा जी, ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा उसने यूज किया, रेडियम या फिर बेटा जी पोलोनियम। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बेटा जी क्या जनरेट हुए, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली बेटा जी क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई, जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा जी, +2 चार्ज होता है। सही हो गया। तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बेटा जी प्रोड्यूस हुए अल्फा पार्टिकल्स और ये अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक किए किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल में से सीधे ही गुजर गए हैं, तो वो यहाँ पे जाके बेटा जी क्या करेंगे, फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। चंद एक अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो बेटा जी क्या हो गए हैं, डिफ्लेक्ट हो गए हैं। ठीक है। और कहता है बहुत ही कम माइन्यूट से अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकरा के बेटा जी क्या हो गए, रीबाउंड हो गए। सही हो गया। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब क्या है बेटा जी कि किसी भी चीज से नहीं टकराए, सीधे ही गुजर गए। सम अल्फा पार्टिकल्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स बेटा जी क्या हो गए, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट टू डिफरेंट एंगल्स, और बहुत ही कम फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है उसकी बेटा जी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड यानी कि टकरा के
वापस आ गए। ठीक हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा जी आपने ऐसा ही लिखना है कि इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। He took gold foil having thickness 0.00004 centimeter and around gold foil a photographic plate was placed. The function of photographic plate is that if any invisible particle or ray if strike on the photographic plate then it causes it produce flashes on itself. Okay हो गया। तो उसने क्या किया, ही फॉल अल्फा पार्टिकल्स विच वर प्रोड्यूस फ्रॉम पोलोनियम और रेडियम दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दीज अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन द गोल्ड foil. He observed that most of alpha particles pass through gold foil without any deflection. Some alpha particles rebound and some deflect to different angles. अब यहां से इस एक्सपेरिमेंट से उसने बेटा जी क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन उसने क्या निकाली, तो उसने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स का रीबाउंड होना और डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होना इस बात का सबूत है कि एटम के अंदर जरूर कोई ऐसा पोर्शन है जिसके ऊपर चार्ज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अल्फा पार्टिकल पे है। सही हो गया। और जिसका मैस इतना ज्यादा है कि जिसके साथ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके क्या हुए हैं, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए हैं और कुछ रीबाउंड हो गए। तो उसने कहा कि दैट हैवी डेंस पोर्शन ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस। ठीक हो गया बेटे। तो ऑब्जर्वेशन से उसने कंक्लूड किया कि रीबाउंडिंग एंड डिफ्लेक्शन of alpha particles show that there is a dense positively charged portion of atom, ठीक है, which he called, जिसको उसने क्या कहा बेटा जी, न्यूक्लियस। ओके हो गया। उसने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। सही हो गया। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी एक बड़ा ही फैसिनेटिंग जो है वो बेटा जी फिनोमिना था। तो इसके साथ ही उसने क्या किया, एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया। उसने क्या कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज प्लैनेट सिस्टम लाइक। प्लैनेट सिस्टम बेटा जी क्या होता है कि सेंटर में क्या होता है, सूरज होता है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बेटा जी उसने क्या कहा कि हर एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। ये प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर उसने क्या किया, प्रपोज किया। ओके हो गया बेटा जी। ये प्लैनेट लाइक उसने स्ट्रक्चर क्या किया, प्रपोज किया। सही है। अब इस प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर के सेंटर में ये क्या है बेटा जी, ये न्यूक्लियस है, और बेटा जी यहाँ पे ये क्या है, ये शेल है, ये क्या है बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा। तो ये प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लैनेट सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर। अभी बेटा देखें, आप जब बुक के ऊपर, कॉपी के ऊपर एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही है ना बेटे। तो अब अगर कहते हैं कि एटम का ये स्ट्रक्चर है, उसने कहा कि अगर तो एटम का ये स्ट्रक्चर है तो फिर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं हो सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन साकन नहीं हो सकते। अगर इलेक्ट्रॉन साकन होंगे तो वो किस में गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड बेटा जी क्या कर रहे हैं, मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं। सही हो गया। तो ये भी उसने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी बट revolving around nucleus continuously।
ठीक हो गया बेटा। कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये उसने प्रोडिक्ट किया। अब यहां पे कहता है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये फॉल्ट है, ठीक है। फॉल्ट वो क्या है, कहता है कि अगर एटम का स्ट्रक्चर इस तरह हो, ठीक है, प्लैनेट सिस्टम की तरह, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बेटे मूव करेगा उसके ऊपर क्या लग रही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता किसके नज़दीक आ जाएगा, न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा, और शेल का रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आखिरकार न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, इसका मतलब है कि इस मॉडल के अंदर एक फॉल्ट है। इस मॉडल में क्या है बेटा जी, फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट बेटा जी यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो आहिस्ता आहिस्ता बेटा जी क्या होता है, उसका क्या होता है बेटा जी, उसका रेडियस कम होता जाता है, ठीक है ना, उसका रेडियस क्या होता जाता है, कम होता है। और ये साथ बेटा जी क्या एमिट करता है, ये एनर्जी एमिट करता है। क्या एमिट करता है, एनर्जी कॉन्टिन्यूअली एमिट करता है। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज एज सच डिस्क्राइब बाय रदरफोर्ड, then electron continually emit energy. If electron do so, it will fall into the nucleus and the structure of atom will be collapse. बात की समझ लगी ना, कि अगर बेटा जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी बेटा जी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन मुसलसल क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुसलसल एनर्जी बेटा जी क्या करेगा, एमिट करेगा, नंबर 1। और जिसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, जो एटम के शेल्स हैं उनका साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। शेल का साइज वो क्या होता जाएगा बेटा, रिड्यूस होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन न्यूक्लियस। तो क्या ऐसा होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि दिस वाज द बिगेस्ट फॉल्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। बात की समझ लगी ना बेटे। तो ये था जी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये आपने इसको 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसको बेटा प्रिपेयर कीजिएगा। और एफएससी लेवल पे ये क्वेश्चन कम ही आया हुआ है, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसमें जो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा वो गोल्ड फॉइल की बेटा थिकनेस होगी, नंबर 1। नंबर 2 बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा यूज हुआ है और उससे कौन से पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग में क्या है बेटा जी, फोटोग्राफिक प्लेट है, वो किस चीज़ की बनी हुई है, जिंक सल्फाइड। इसके अलावा बेटा जी जो यहाँ पर उसकी ऑब्जर्वेशन है वो पूछी जा सकती हैं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा जी, मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट टू डिफरेंट एंगल्स एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड। ठीक हो गया, ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। और उसके बाद बेटा जी आप बताएंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के फॉल्ट क्या हैं। तो पहला फॉल्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको मुसलसल क्या करनी चाहिए, एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके शेल का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आखिरकार इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बेटा गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो ये क्या है, दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। बात की समझ लगी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक ने क्या किया, 1900 में ये थ्योरी प्रपोज की। मैक्स प्लांक प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी इन 1900। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वो क्या कहते हैं कि कोई भी बॉडी, ये कोई बॉडी है बेटा जी, ठीक है, कोई भी बॉडी एनर्जी एमिट करेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो वो बेटा जी कैसे करेगी, वो डिसकॉन्टिन्यूअसली करेगी। वो कैसे करेगी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब, डिसकॉन्टिन्यूअसली। ठीक है।
ये क्या है बेटा जी, ये क्या है, एक एनर्जी की वेव है, ये क्या है, एनर्जी की वेव है, ठीक हो गया। अब यहां पर डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेव के छोटे छोटे पीसीस कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक थ्योरी, ये कोई बॉडी है बेटा जी, ठीक है, कहता है कोई भी बॉडी, और ये क्या एनर्जी, इस तरफ क्या हो रही है बेटा जी, एनर्जी की एब्जॉर्प्शन हो रही है, एनर्जी की क्या हो रही है बेटा जी, एब्जॉर्प्शन, यानी कि एनर्जी जज़ब हो रही है। और इस तरफ बेटा जी क्या हो रही है, एनर्जी की एमिशन हो रही है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ए बॉडी emit or absorb एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि कोई भी बॉडी एनर्जी जज़ब करेगी या एनर्जी रिलीज करेगी डिसकंटिन्यूअसली, मुसलसल नहीं करेगी, डिसकंटिन्यूअसली करेगी। किस फॉर्म में करेगी बेटा जी, पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। मसलन देखें, यहां तक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर गैप आ गया, फिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फिर गैप आ जाएगा, फिर ये एब्जॉर्ब होगी, फिर ये गैप आ जाएगा। और अगर एमिट होती है तो बेटा जी ये गैप आया, फिर इतनी एनर्जी एमिट हुई, फिर ये गैप आ गया, फिर ये एमिट हुई। तो वो जो बेटा जी गैप के दरमियान एक एनर्जी का पैकेट है, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं क्वांटम। क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम। तो ये जो बेटा आपको नजर आ रहा है एक एनर्जी का पैकेट, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी का, एनर्जी पैकेट है ये, ठीक है ना। इस एनर्जी के पैकेट को आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं बेटा जी क्वांटम। और अगर ये एनर्जी लाइट होती तो फिर आप इसको बेटे बोलते फोटोन। क्या बोलते, फोटोन, ठीक है ना। याद रखना बेटा जी कि जो लाइट के क्वांटम्स हैं उनको आप क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लांक इन 1900। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए बॉडी emit or absorb energy discontinuously. A body emit or absorb energy discontinuously in the form of small energy packets which are called as quantum. If the energy is a light, then that quantum will be called as a photon. याद रहेगा बेटा। तो ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने यहाँ पे ये एक डायग्राम बनाई है, सपोज आप ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक हो गया। अब क्या कहता है, इसके पोस्टुलेट्स क्या है कि सबसे पहले कहता है कि जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक हो गया। यहां पे बेटा ये वी नहीं है, इसको बोलते हैं न्यू, NU, न्यू बोलते हैं, ठीक हो गया। आप इसको वी पढ़ लें कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया बेटा। जो फोटोन की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि जिस फोटोन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। बात की समझ लगी। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होंगे बेटा जी, पर सेकंड। क्या यूनिट्स होंगे, पर सेकंड। अब यहां पे इस साइन को खत्म करेंगे तो बेटा जी आप क्या लगा देंगे, कांस्टेंट। तो ये क्या बन गया, HV, ठीक है। ये क्या बन गया, HV बन गया, ठीक हो गया। यहां पे बेटा जो H है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। ये क्या है, H क्या है, H प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू बेटा जी कितनी होती है, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एज किसके इक्वल आ रहा है बेटा जी, देखो जरा, ये v जरा के डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, E/v। E के यूनिट्स बेटा जी क्या होते हैं, जूल, और v के यूनिट्स क्या होते हैं, पर सेकंड। तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, जूल सेकंड हो जाएगा। ओके हो गया। तो ये बेटा जी यूनिट्स आ गए किसके, प्लांक्स कांस्टेंट के, याद रहेगा। अब बेटा जी यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके इक्वल है बेटा जी, C/λ के। ये किसके इक्वल है, C/λ की। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। लैम्डा क्या चीज है, वेवलेंथ। दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान फासला क्या कहलाता है बेटा जी, वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है ना। तो जहां पे ये फ्रीक्वेंसी है वहां पे आप C/λ लिख दें बेटा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E = hc/λ। सही हो गया।
अब हमें पता है बेटा जी जो वेव नंबर है वो लैम्डा के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेव नंबर क्या है, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। ओके हो गया, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ये डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, आपने ये याद करनी है, ठीक है। फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ते हैं। तो अब जहां पे बेटा जी ये 1/λ है, यहां पे आप क्या लिख देंगे, v बार लिख देंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी वी बार। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे h प्लांक्स कांस्टेंट है, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, v बार क्या है वेव नंबर। तो जिस फोटोन की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी वेव नंबर की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि एनर्जी जो है वो बेटा जी क्या है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां से हमने कंक्लूड किया कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बेटा जी जो एनर्जी है वो वेव नंबर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिस फोटोन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा, उसका वेव नंबर उतना ज्यादा, उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये पॉइंट्स बेटे आपने याद रखने हैं। ओके हो गया। एक दफा फिर देखें कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है कि इस थ्योरी के मुताबिक कोई भी बॉडी एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है डिसकंटिन्यूअसली। किस फॉर्म में बेटा जी, एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में। इन पैकेट्स को क्वांटम बोलते हैं। अगर ये एनर्जी लाइट होती तो फिर आप क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर आप बेटा इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करेंगे कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को खत्म करेंगे तो h कांस्टेंट लगा देंगे। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। अब बेटा जी ये v इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो h किसके इक्वल आ गया, E/v। तो इसके यूनिट्स क्या है, जूल, और इसके क्या है, पर सेकंड। तो ओवरऑल यूनिट्स h के क्या बन गए, जूल सेकंड। उसके बाद हमें पता है बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो c/λ के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जो वेव नंबर होता है किसी यूनिट लेंथ में, नंबर ऑफ वेव्स को वेव नंबर बोलते हैं। ये बेटा जी वेवलेंथ का क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब है v बार किसके इक्वल आ गया, 1/λ के। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की तो ये क्या आ जाएगा, hc/v बार। ये हमारा फाइनल रिलेशनशिप है। तो यहाँ से इन मैथमेटिकल रिलेशनशिप से हमने ये सीखा है कि अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी, उसकी वेवलेंथ कम होगी और उसका वेव नंबर ज्यादा होगा। ये बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। अब बेटा आपको ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको बता रहा है टॉपिक कि जो एनर्जी होती है वो ड्यूल बिहेवियर शो कर रही है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है। ऐसी ना बेटा, एनर्जी कैसे बिहेव कर रही है, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह, ठीक है। जो एनर्जी होती है ये बिहेव करती है एज वेव और ये बिहेव करती है एज पार्टिकल। बताओ बेटा मुझे एनर्जी के पार्टिकल का नाम क्या होता है, क्वांटम। और अगर वो एनर्जी लाइट होती तो फोटोन। बात की समझ लगी। तो ये इस टॉपिक का सबसे बेसिक पॉइंट है कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन ड्यूल बिहेवियर ऑफ एनर्जी। According to this theory, energy behave as a wave and as a particle। या आप कह सकते हैं कि light behave as a wave and as a particle, और particle का नाम क्या होगा, फोटोन होगा। जी, any question about this? Okay हो गया।